नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं मुंबई की खबर से, जहां पर कोरोना जांच की सुविधाएं भी चरमरा गई दिख रही हैं। मुंबई में आरटी-पीसीआर जांच करवाने में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश लैब अगले कोविड जांच की बुकिंग बुधवार को करने के लिए कह रही हैं। एनडीटीवी ने इस बारे में पड़ताल की है। आपण ज्या नंबरशी संपर्क करू इच्छिता तो सध्या नेटवर्क कव्हरेज क्षेत्राच्या बाहेर आहे. All of our representatives are busy on another call. Please try after some time. मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि किसी डायग्नोस सेंटर्स पे ये बात हो पाए कि अगर आरटी-पीसीआर टेस्ट होना है तो वो कितनी देर में हो सकता है। अब तक 2 लैब्स से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। All of our representatives are busy on another call. Please try after some time. मैं लगातार एक डायग्नोस्टिक लैब्स में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जैसे ही आप उनके कॉल सेंटर पर फ़ोन करेंगे तो मैसेज आता है कि मंगलवार यानी कि 13 तारीख तक कोई भी वो बुकिंग नहीं ले रहे हैं कोविड टेस्ट की, क्योंकि उनके पास ये सारी फैसिलिटी इस समय फुल हो चुकी हैं। मैं फिर भी उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं लगातार कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये तीसरी लैब है जिसको हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें आरटी-पीसीआर हमारा टेस्ट कब कर सकते हैं, इसको लेकर। वेलकम टू Suburban Diagnostics, दिस इज कोमा, हाउ मे आई असिस्ट यू? कोमा, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ एनडीटीवी से। मुझे बस जानना चाहता था कि अगर आरटी-पीसीआर का टेस्ट कराना है तो कब तक हो सकता है और कितने सेंटर्स ओपन है, कुछ आइडिया दे सकती हैं आप मुझे? सर, आरटी-पीसीआर जो है हम फिलहाल आज एंड कल 2 दिन आरटी-पीसीआर से कोई भी सैंपल्स कलेक्ट नहीं कर रहे हैं और जीएस आपको वेडनेसडे के लिए मिल सकता है। एंड आप मुझे आपका लोकेशन बताइए सर, कहाँ पर है? अगर मैं वर्ली में हूँ तो यहाँ पे आरटी-पीसीआर टेस्ट की 2 दिन के पहले कोई भी आप अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, ऐसा है? नहीं सर, होम विजिट भी अवेलेबल नहीं है, ना ही सेंटर पे कोई सैंपल कलेक्शन हो रहा है। उसके बाद ही आप करवा सकते हैं। कितने सेंटर्स पे कलेक्शन हो रहा है, कुछ आप बता पाएंगे मुझे? सर, वर्ली के नियरेस्ट हमारा एक सेंटर जो बांद्रा में है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। आपका नियरेस्ट सेंटर बांद्रा वेस्ट होगा। जैसे ड्राइव थ्रू सेंटर, वहाँ पे आप वॉक इन नहीं कर सकते, आपको पहले प्रायर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा एंड 4 व्हीलर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ये नियरेस्ट सेंटर इन पेडर रोड। अच्छा, तो ये 3 दिन के मतलब आज और कल तो है नहीं, सैटरडे संडे आपने बुकिंग ली थी क्या? सैटरडे संडे एक्चुअली सर सिंस येस्टरडे हम कोई भी सैंपल कलेक्शन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि आपने संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन तक तो कोई कलेक्शन नहीं हुआ। अब जो वेंसडे है उसकी अगर मैं कराता हूँ तो उसकी रिपोर्ट आप कब तक देंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली? आपका सैंपल जैसे ही प्रोसेसिंग लैब में चला जाएगा सर, उसके बाद आपको विद इन 36 to 48 आवर्स का स्टैंडर्ड टाइम दैट है, उस टाइम दैट के अंदर रिपोर्ट्स मिलेगा। जी, थैंक यू सो मच। इलाज दूर की बात है, पहले तो आपको ये समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि आपका टेस्ट होगा कि नहीं होगा, यानी कि आपको कोविड है भी कि नहीं, इसके लिए अब 3 दिन की वेटिंग चल रही है, यानी कि आरटी-पीसीआर टेस्ट भी आपका नहीं हो पाएगा। आप इससे भयावहता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके लिए कोई लैब या जो सिस्टम है वो जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। 3 दिन की वेटिंग चल रही है सिर्फ इस बात को लेके कि आपका आरटी-पीसीआर टेस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस बीच भारत को कोरोना का तीसरा टीका मिलने की संभावना बढ़ गई है। कोरोना की रूसी वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। स्पुतनिक वी नाम की इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए रिकमेंडेशन कर दिया गया है। भारत को अब ये तीसरा टीका मिल गया है और इस टीके को उस वक्त मंजूरी मिली है जब कोरोना के मामले देश में बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। हर रोज मामले नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एक और टीका आने से टीकाकरण अभियान तेजी से जारी रह सकेगा। और कोरोना के टीकाकरण में तेजी लाने के मकसद से अब दफ्तरों में ही टीका देने की शुरुआत हो चुकी है। इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 7 अप्रैल को सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर निर्देश जारी कर दिए थे,
नियम के मुताबिक जिस भी सरकारी या निजी दफ्तर में कम से कम 100 लोग टीका लेने के पात्र हों तो वहां टीकाकरण किया जा सकता है। दिल्ली के यूसुफ सराय में इंडियन ऑयल के दफ्तर में इसी नियम के तहत आज टीकाकरण हो रहा है। वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने। हम फिलहाल यूसुफ सराय के इंडियन ऑयल के बिल्डिंग में हैं, जहां पे कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा रहा है और एक खबर आई थी 7 अप्रैल को कि वर्क प्लेस पे ही जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग हैं जो यहीं पे काम करते हैं और ये लोग यहाँ पर फिलहाल आपको बैठे हुए नजर आएंगे, जिनका टीकाकरण यहाँ पे किया जाएगा अभी कुछ वक्त में, क्योंकि उससे पहले की भी एक प्रक्रिया है कि आपको यहाँ पर मैनुअली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उसके बाद आगे जाके कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन होगा। सर, आपसे समझना चाहेंगे, क्या कहेंगे, यहाँ पर दफ्तर में ही आपका टीकाकरण हो रहा है? हाँ जी, ये बहुत ही हमारे इंडियन ऑयल उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बहुत ही एक सराहनीय कदम है कि हम लोगों का जो है टीकाकरण और रजिस्ट्रेशन यहीं पे ही व्यवस्था की गई है। अब तक नहीं करवा पाए थे, कोई खास वजह? क्योंकि दफ्तर आए हैं तो दफ्तर में एक पन दो काज दोनों काम हो जाएंगे। नहीं, जैसे कई बार क्या होता है कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है तो कुछ और भी कुछ घरेलू कामों से आदमी बिजी रहते हैं, तो कई बार समय निकल पाता है, कई बार नहीं निकल पाता। और ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है हमारे इंडियन ऑयल द्वारा, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। मैम, आपसे भी 2 शब्द समझना चाहेंगे। अब तक टीका नहीं ले पाए होंगी, काम करने आई है, टीकाकरण भी हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, इंडियन ऑयल ने एक बहुत बढ़िया प्रयास किया है हमारे लिए, जो कि हम यहाँ पे आके ड्यूटी आवर्स में ही हमें वैक्सीनेशन दे रहे हैं, तो हम इंडियन ऑयल के बहुत आभारी हैं। अभी तक नहीं ले पाई होंगे मैम? अभी तक नहीं ले पाए थे। उसकी वजह कुछ रही कि जा नहीं पाई या काम रहता था? काम रहता था, ये बिजी होने की वजह से, लेकिन सोचा था कि लेना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हो गया तो हमें बहुत बढ़िया लग रहा है कि यहीं पे ऑन ड्यूटी के साथ साथ दोनों। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहाँ पे मैनुअली रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं और इंडियन ऑयल के भी लोग हैं। और यहाँ पे हमारे साथ अरूप सिन्हा है जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सर, क्या कहेंगे, कैसे प्रबंध किया है? देखिए, जैसे कि आपने भी कुछ बताया कि इधर चलते हैं, बात करते हैं। 7 अप्रैल के आसपास जो है ये हमें सूचना मिली कि हम जो है वर्क प्लेस वैक्सीनेशन की प्रबंध कर सकते हैं। और तुरंत ही हमने जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में आइए और संपर्क में आके उनसे पूछिए कि इनकी जो भी प्रबंध करना है या जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी पहले पूरी जानकारी ले, जो कि कुछ तो सर्कुलर में भी था, पर फिर भी 1-to-1 में उसकी जानकारी ले। और कितने एम्प्लॉय होंगे सर यहाँ पर? हमारे यहाँ इस बिल्डिंग में 45 साल के ऊपर वाले जो हैं वो 200 से स्लाइटली कम है। पर हमने क्या किया है, सिर्फ इस बिल्डिंग तक सीमित नहीं रखा। हमने हमारे और भी इंडियन ऑयल के जो ऑफिसेज हैं जो आसपास, तो उनमें भी जो है हमने आमंत्रण भेजा कि ऐसे हम करने वाले हैं 12 तारीख को, और आप लोग सब इसमें आएँ और अपने यहाँ टीकाकरण करा लें। ये सुविधा हम दे रहे हैं। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच कोविड मरीजों के लिए विशेष कोच का प्रबंध किया गया है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में रेलवे और स्वास्थ्य विभाग की ओर से रेलवे कोच उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस कोविड ट्रेन में 20 कोच हैं। एक कोच में 16 बेड लगाए गए हैं। इस तरह कोविड स्पेशल ट्रेन में कुल 320 बेड उपलब्ध हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों के लिए 2 ऑक्सीजन सिलेंडर और कूलर की व्यवस्था भी की गई है। इस कोविड स्पेशल ट्रेन में हल्के लक्षण वाले मरीजों का इलाज किया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में कोरोना के 7,338 एक्टिव मरीज हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 479 नए मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई है। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज बात करेंगे वैसी शख्सियत से जो कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के रणनीतिकार हैं और विवादों के घेरे में भी हैं। उन पर काफ़ी हमला किया जा रहा है बीजेपी के तरफ से और उनका एक ऑडियो भी लीक हुआ है, ऐसा कहा गया है। और इन सब चीज़ों पर जवाब देने के लिए प्रशांत किशोर हमारे साथ हैं। उनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी की वापसी हो रही है या नहीं, क्योंकि वही
रणनीतिकार है ममता बनर्जी के इस चुनाव में। धन्यवाद। सबसे पहले आप ये बताइए, तृणमूल कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं और बीजेपी को कितनी दे रहे हैं? देखिए, किसको कितनी सीट दे रहे हैं ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने जो बात रिकॉर्ड पर पब्लिकली कही है, और अभी नहीं दिसंबर में कही है, कि यहाँ पर जो स्थिति है उसके हिसाब से बीजेपी एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल फोर्स है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सब कुछ फैक्टर इन करने के बाद मेरा अपना अनुमान है कि बीजेपी 100 की संख्या पार नहीं करेगी, बीजेपी की सीटों की संख्या 100 पार नहीं करेगी। तृणमूल इज गोइंग टू विन एंड दे आर विनिंग बिग। और जो पहले 4 चरण में चुनाव हुए हैं वहां पर भी वहां से भी जो इंडिकेशन है वो यही इस बात को और एक तरह से बल देते हैं। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि पहले 3 या 4 चरणों में जो चुनाव हुआ इसमें बहुत कांटे का मुकाबला है। ये मैं मानता हूं कि कांटे का मुकाबला है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो फेज्ड इलेक्शन होते हैं और बड़े राज्य हैं, वो पूरा राज्य एक तरीके से वोट नहीं करता है। राज्य के भीतर रीजन्स हैं, रीजन के भीतर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के भीतर असेंबली है। तो ये जो पहले 4 चरण में चुनाव हुए हैं इसमें ज्यादातर जो एरिया रही हैं वो सो कॉल्ड, अगर आप लोकसभा के चुनाव के परफॉर्मेंस को आधार मानते हैं तो ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है। और इन 4 चरणों के चुनाव के बाद अगर लोग बता रहे हैं कि कांटे का मुकाबला है या बराबरी का मुकाबला है, इसका मतलब यह है कि बीजेपी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी तृणमूल उनको बराबर की टक्कर दे पा रही है। इतने लंबे चुनाव, आपने कहा कि अलग अलग रीजन अलग अलग बिहेव करता है, इतने लंबे चरण के चुनाव का नफा नुकसान होता है, क्या होता है? बिल्कुल, देखिए ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। हालांकि इसको हम लोग को एज ए सिटीजन मैं ये बात कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो बनाया है, मैं उनकी नियत पे या उनकी क्रेडिबिलिटी पे कुछ सवाल उठाऊं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये दिखता है कि ये जो शेड्यूल बनाया गया है ये एक पक्ष को मदद के हिसाब से बनाया गया है। ऐसा कैसे है कि जो बीजेपी की स्ट्रॉन्ग सीटें हैं सो कॉल्ड, वो सब पहले, दूसरे, तीसरे चरण में आ रही हैं, और जो तृणमूल की स्ट्रॉन्ग सीटें हैं वो 8वें चरण में आएंगी। इसका फायदा जो आपके दर्शकों को समझना चाहिए वो ये होता है, जो चरणबद्ध चुनाव होते हैं, लंबे 1-1.5 महीना चुनाव होता है, तो बीजेपी जैसी पार्टी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड से जब शुरू करती है तो उनको माहौल बनाने में, जिसको हम लोग पॉपुलरली हवा बनाना कहते हैं, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा की मशीनरी है, बहुत बड़ा दल है, इनफाइनाइट रिसोर्स है, तो इस बराबर की लड़ाई को वो बढ़ाकर दिखाते हैं। और इससे कोशिश ये करते हैं कि जिन जगहों पर या जिन एरिया में, जिन इलाके में तृणमूल की पकड़ है वहां पर मोरल पर असर पड़े, साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज बनाया जा सके। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल दिया है वो शायद थोड़ा और फेयर होना चाहिए था और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था। मैंने अपने 8-10 साल से मैं ये काम से जुड़ा हुआ हूं, मैंने इस तरह का चुनाव का फेजिंग आज तक नहीं देखा है। हम लोगों ने देखा है रीजन्स में एक रीजन वाइज चुनाव होता है, हम लोगों ने कुछ राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर यह भी देखा है डिस्ट्रिक्ट वाइज चुनाव होता है। ये पहला चुनाव है जहां एक डिस्ट्रिक्ट में को भी 3-3 चरणों में बांटा गया है। 24 नॉर्थ, हाँ, 24 साउथ, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अपेरेंटली तृणमूल का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पर 31 सीटें हैं। वो एक डिस्ट्रिक्ट 3 राउंड में पोल किया। कलकत्ता में भी एक जगह पोलिंग हो रही है, दूसरी जगह पोलिंग नहीं हो रही। तो ये बड़ा आश्चर्य है। और आप लोग पत्रकारों को, या ये जनरल डिस्कशन की बात है कि इलेक्शन कमीशन शुड बी आस्क्ड कि भाई ऑन व्हाट बेसिस यू हैव डन दिस काइंड ऑफ शेड्यूलिंग। तो मैं अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उसके बाद डीब्रीफिंग में भी था, उनका मानना है कि वो 200 सीटें जीत रही हैं। तो ऐसे में आप भी कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनी है, बीजेपी भी कर रही है, मतलब आपने तो अपना सब कुछ दांव पे लगाया हुआ। फिर नहीं, देखिए अमित शाह जी बहुत बड़े नेता हैं, इलेक्टोरली काफी सक्सेस भी उनके खाते में है। पिछले 5-7 सालों में कई चुनाव में बीजेपी की जो जीत हुई है उसका सीधा श्रेय उनको दिया जाता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन एक सच्चाई का एक पहलू ये भी है कि बहुत सारे चुनाव में अमित शाह जी ने ऐसे दावे करे हैं। रिसेंटली में उन्होंने दिल्ली में ऐसे दावे किए थे, झारखंड में ऐसे दावा किया गया था, हरियाणा में दावा किया गया था। और सारी उनकी, देखिए अमित शाह ऐसा कह रहे हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है। आप उनकी बात को दिखा रहे हैं, इससे भी मेरा कोई गुरेज नहीं है। लेकिन उनकी बात को कोई प्रोफेटिक
भविष्यवाणी मान लेना, वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। उनका एक ओपिनियन है जो शायद सही उनकी समझ से हो सकता है, मेरा एक अपना ओपिनियन है या दूसरे का भी एक ओपिनियन। उनका जो कहना कि ट्राइबल हो गया, मटुआ हो गया, गोरखा हो गया, ये सारे जो SC ST है, ये सब उनका कहना है कि हिंदू हो गए, मतलब जैसे एक बार यूपी में हो गए थे, बीजेपी में हो गए। देखिए, मैंने ऑन रिकॉर्ड भी ये बात कही है, मैंने एक ऑन रिकॉर्ड भी बात कही है, बीजेपी को जो यहाँ वोट मिल रहा है, मेक नो मिस्टेक, बीजेपी इज ए वेरी फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल फोर्स हियर। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कोई भी आदमी जो इस बात को समझता है, पॉलिटिक्स को समझता है, उसको ये मानना पड़ेगा कि बंगाल जैसे बड़े राज्य में जब किसी पार्टी को 40% वोट मिलता है तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स उनकी है। मैंने अपने अभी जो बड़ा हंगामा हुआ क्लब हाउस को लेके, उसमें भी मैंने यही बात कही है कि भाई लोगों ने ये पूछा कि आप कह रहे हैं तृणमूल जीत रही है, तो बीजेपी को कौन सपोर्ट कर रहा है, उनको 40% वोट कहां से आ रहा है। मैंने उस बात को एक्सप्लेन किया है कि भाई ये 40% जो वोट आ रहा है वो इन 4-5 कारणों से आ रहा है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी एक फैक्टर है, यहां पर जो ध्रुवीकरण है वो एक फैक्टर है, SC समाज के, दलित समाज के लोगों में एक बड़ा वर्ग उनको सपोर्ट कर रहा है, वो एक फैक्टर है, और हिंदी भाषियों में जो उनकी जो पकड़ है बीजेपी की, वो एक फैक्टर है। लोगों ने एकदम सही कारण गिनाया। ये कारण है। मैं भी महसूस अब क्या है, देश में एक जो प्रॉब्लम मैं देखता हूं कि वी आर रिड्यूसिंग आवरसेल्फ टू ऑल डिस्कशन टू बाइनरीज, यस और नो। भाई उनकी ताकत है, लेकिन फिर भी वो चुनाव हार रही है, और ये दोनों बात सही हो सकता है। वो ऐसा बता रहे हैं कि प्रशांत जी ने कह दिया कि बीजेपी की बहुत ताकत है। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि बीजेपी की ताकत है, इसे इनकार नहीं कर सकती। ये चुनाव, लेकिन ताकत होना और जीतना दोनों में फर्क है। आपकी बहुत बड़ी ताकत हो सकती है, फिर भी आप चुनाव हार सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी की इतनी ताकत है यहां पर इन सब वजहों से, जिससे कि उनको 35 से 40%, 41% तक वोट मिल सकता है। लेकिन तृणमूल की ताकत उससे बहुत ज्यादा है। तृणमूल का वोट शेयर 45% से ऊपर रहने वाला है। इसकी वजह से तृणमूल यहां डिसाइसिवली जीतेगी। लेकिन ये जो 5-4 चीजें आपने गिनाई, एक 5वां चीज आप भूल रहे हैं, 10 साल का एक एंटी इनकम्बेंसी भी है। नहीं, मैंने ये भी बात उस दिन कही है, जिसको कि लेके बीजेपी ने जो सिलेक्टिवली ये दावा किया कि मैंने कोई छुप के कोई बात कही है, छुप के नहीं कही। आपके दर्शकों के लिए भी बता रहा हूं कि ये 4 फैक्टर है जो बीजेपी के लिए पॉजिटिव है। नेगेटिव जो है, जो नेगेटिव फैक्टर जिसका उनको फायदा मिल रहा है कि जो भी पार्टी 10 साल सत्ता में रहेगी, उसके खिलाफ कुछ लेवल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी होता है। ये मैंने भी महसूस किया। बार बार ये कहना कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं, मैं कह रहा हूं है जी हाँ, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है, ये एक बात है। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए मेरा जो काम है, मुझे समझना यह है कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी है और किसके खिलाफ है। जो लोकल लीडर्स हैं उनके खिलाफ है, तृणमूल पार्टी के खिलाफ है, या ममता बनर्जी एज ए लीडर के खिलाफ है। ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है उतना। मुझे ऐसा लगता है कि भाई, जैसे आपका अपना ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई लोकलाइज्ड एंटी इनकम्बेंसी कुछ पॉकेट्स में है। आई विल गो फर्दर एंड से कि मे बी किसी स्मॉल पॉकेट्स में थोड़ा एंगर भी होगा बियॉन्ड एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन ये लोकलाइज्ड है और इट इज लार्जली टारगेटेड अगेंस्ट द लोकल लीडर्स ऑफ तृणमूल, जिसको पार्टी ने पिछले 1-1.5 साल में बहुत प्रोएक्टिवली एड्रेस करने की कोशिश करी है। इन सब के बाद भी सारी गुस्सा, एंटी इनकम्बेंसी, जो भी अगर फैक्टर करने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी आज भी वेस्ट बंगाल की सबसे मानी हुई, सबसे ट्रस्टेड, सबसे लव्ड लीडर आज भी हैं, और उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। प्रशांत किशोर जी, तो आपका फॉर्मूला है कि मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी वोट, मेजॉरिटी ऑफ महिला वोट, मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी वोट, मैं सही हूं? ये फॉर्मूला तो ऐसे कहने की बात है। कोई हम लोग का फॉर्मूला ये है कि हमको कम से कम 45% वोट लेना है, और 45% वोट में एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टी यू हैव टू लुक एट कि हु इज मोर लाइकली टू वोट फॉर यू। जैसे आपने महिला की बात कही, तो आप किसी से भी यहां बात करेंगे, जो भी बंगाल को समझता है, नीचे गया है, चीजों को समझने का प्रयास किया है, वो आपको ये बताएगा कि महिलाओं में एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज दीदी को और तृणमूल को है। तो ऑब्वियसली हम लोग वो फैक्टर इन करेंगे कि भाई महिला हमको ज्यादा वोट कर रही है, हम लोग की महिलाओं के लिए जो बराबर वोट है सर, बराबर वोट है महिला, और दोनों का 50% वोट है, और जो पोलिंग हो रही है, और वो 80% पोल करने आती है। हाँ। पुरुष ना भी आए, महिलाओं को मैंने लाइन लगा के वोट करते देखा है।
अब ये तो डेटा आपको इलेक्शन कमीशन रिलीज करेगा, लेकिन हम लोग का जो एनेक्डोटल अपनी हम लोग की समझ है, जो हम लोग देख रहे हैं चुनाव होते समय, महिलाएं बड़ी संख्या में निकल कर आ रही हैं और महिलाओं में दीदी को जितना एडवांटेज या तृणमूल को है वीजेवी हर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, मैंने अपने 8-9 साल के इस जर्नी में कभी किसी एक लीडर को इतना महिलाओं में एडवांटेज होते नहीं देखा है। नीतीश कुमार जी को बिहार में हम लोगों ने देखा है, महिलाएं कुछ ज्यादा बढ़ के वोट करती हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये फैक्टर मैं देख रहा हूं बंगाल में है। अब आप आते हैं वो कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसके बारे में आपने एक्सप्लेन किया अपना पोजीशन। प्रधानमंत्री एक कल्ट फिगर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, आप भी मानते हैं और दुनिया भी मानती है। मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि पहली बार की लोग एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कहे हुए बात को कह रहे हैं कि कोई लीक हो गया। ये तो ऐसे हुआ कि मान लीजिए कि एनडीटीवी पर मैं और आप बात कर रहे हैं और जो एक दर्शक जो एनडीटीवी नहीं देख रहा है वो कह रहा है मनोरंजन भारती और प्रशांत किशोर की बात को हमने लीक कर दिया। भाई ये क्लब हाउस पे पब्लिकली बात हुई है, किसी एक सज्जन ने बातचीत के दौरान ये बोला कि भाई इसको बाहर के लोग भी सुन और रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको ट्वीट कर रहे हैं। मेरा जवाब आपको सुनना चाहिए। मैंने उसमें ऑफिशियली कहा है ये बात कि भाई अगर सुन रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, हम वही बात यहां पर कह रहे हैं जो हम अदरवाइज पब्लिकली कहेंगे। जहां तक मैंने उस चैट के दौरान क्या कहा उसकी बात है, तो मैं आपके दर्शकों को फिर से बता देता हूं कि मैंने उसमें जो कहा है मैं आपको पब्लिकली भी कहने को तैयार हूं कि भाई बीजेपी पॉलिटिकली बंगाल में एक फॉर्मेडेबल पॉलिटिकल फोर्स है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले 2 वीक से घूम रहा हूं और वो पॉलिटिकल फॉर्मेडेबल फोर्स इसलिए है जिसकी वजह मैंने आपको 4-5 बताए। एज ए प्लानर, एज ए पॉलिटिकल एड, एज ए मैनेजर, जो भी आप जिस नाम से भी आप मुझे संबोधित करना चाहते हैं, ये मेरा अपना तरीका है कि मेरा जिससे कंपटीशन है या जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं उसको मैं कम करके नहीं आंकता हूं। अगर मेरी टीम या मेरे लोग या मेरा असेसमेंट ये बता रहा है कि बीजेपी या मोदी जी की पॉपुलैरिटी 40 है, तो मैं अपने मॉडल में उसको 50 करके आता हूं। अपने टीम को मैं ये बताता हूं कि भाई अगर ये 40 समझो कि मोदी जी बहुत रैली करेंगे, 40 बढ़ के 50 हो जाएगा, उस स्थिति में हम लोग कैसे जीतेंगे वो प्रिपेयर। और मुझे लगता है कि आप नीति की बात कह लीजिए, प्रूडेंस की बात कह लीजिए या प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की बात कह लीजिए, ये सब आपको ये बताता है कि आपको अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ने सोशल मीडिया में लिखा कि प्रशांत किशोर के दिल में अभी भी मोदी रहते हैं, पीएम बुलाएंगे तो आप चले जाएंगे। देखिए, किसके दिल में कौन रहते हैं, मैं कोई हनुमान तो हूं नहीं कि फाड़ कर दिखा दूं। किसके दिल में, यू हैव टू जज ए पर्सन विथ हिज एक्ट नॉट विथ हिज वर्ड्स। तो एक बड़ी पुरानी मतलब जो फेमस एक कहावत है कि व्हेन इन डाउट जज ए पर्सन बाय हिज एक्ट नॉट बाय हिज वर्ड्स। मुंह से तो मैं कुछ भी कह सकता हूं, जज मी बाय विथ व्हाट आई डू, बाय व्हाट आई डू रादर देन व्हाट आई से। चलिए, एक अंतिम सवाल है, बिहार की राजनीति में वापस जाएंगे? नहीं, देखिए, मैं राजनीति में वापस जाऊंगा ये तो क्लियर है। अब कहां जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, बिहार जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, ये अभी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे। नहीं, बिल्कुल, मैं राजनीति में मैंने एक शुरुआत करी थी, उसमें बुरी तरह फेल हो गया और मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं है कि फेल हो गया। अब मैं जो अभी कर रहा हूं, मैं पूरी तरह से अभी ऑक्यूपाइड हूं। 2 मई के बाद बैठेंगे, फिर सोचेंगे कि भाई आगे कैसे बढ़ना है। थोड़ी बहुत जो सीख मिली होगी अपने पिछले अनुभव से उसको आत्मसात करेंगे और बेहतर तरीके से प्रिपेयर होकर वापस 2 तारीख को ममता बनर्जी जीत रही हैं। मेरा ऐसा बिल्कुल मानना है कि ममता बनर्जी जीत रही हैं और बड़े मार्जिन से जीत रही हैं। प्रशांत किशोर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एनडीटीवी इंडिया के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। आज सोमवती अमावस्या के मौके पर हरिद्वार कुंभ में दूसरा शाही स्नान हो रहा है। हर की पौड़ी पर दूसरे शाही स्नान में कई अखाड़े शामिल हुए हैं, जिनमें 7 सन्यासी अखाड़े, 3 बैरागी और 3 वैष्णव अखाड़े शामिल हैं। वैसे तो शाही स्नान के दौरान प्रशासन ने कोरोना से जुड़े सभी एहतियाती कदम उठाने का दावा किया है। इसके बावजूद कई जगहों पर कोरोना नियमों की अनदेखी दिख रही है।